इडली बनाते हैं या फिर डोसा बनाते हैं तो तुमने देखा है कि बैटर को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है और कुछ टाइम के बाद उसमें बबल्स वगैरह बनते हैं, ऐसे पोर्स क्रिएट होते हैं। हम लोग लैब्स में जब काम करते हैं ना तो हमारे पास छोटी छोटी कल्चर प्लेट्स होती है जिनके ऊपर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, तो उन कल्चर प्लेट्स को धोना भी पड़ता है। तुमने 11th क्लास में ग्लाइकोलाइसिस में हेक्सोकाइनेज पढ़ा है, तुमने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में काइनेज एंजाइम पढ़ी है। काइनेज एंजाइम क्या होती थी? जो किसी फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर कराती थी। Hello my future doctors, this side of BioWali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel Math3x। तो बच्चों हमने 12th के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है और अभी से सीरीज में बारी है हमारे नेक्स्ट छोटे प्यारे से चैप्टर की विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेसिकली वैसे तो तुम्हें भी बताइए पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट रटने का है क्योंकि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, मैं वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत शांत सा ये चैप्टर है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और देखो देखो सीधी सी बात है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव वाले डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, पॉजिटिव वाले हमारे कुछ काम आते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे दही बनाना होता है हमें, या फिर और क्या बनाते हैं, वाइन्स या फिर जो बेवरेजेस होती है वो सब बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, डोसा, इडली, ये सारी जगहों पर तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज़ होता है। तो बस हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है ताकि हम इसकी डिटेल्ड एप्लीकेशन देखें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या वर्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो नाम है दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में इनका क्या काम है वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कर्ड मेकिंग। देखो, microorganisms like lactobacillus and other commonly lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd। यानी कि oh shit, एक सेकेंड, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? कर्डलिंग ऑफ मिल्क की, दूध से दही बनना। दूध से दही बनाने के लिए हमें लगते हैं लैब्स, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनका काम होता है कर्ड का फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है इस वाले डायग्राम में। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर योर लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बैसिलस वैसे भी स्टैंड करता है फॉर द रॉड शेप बैक्टीरिया। So lab produces acids that coagulates and partially digest milk proteins। देखो जो लैब्स होते हैं ना वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड। एक बार मैं तुम्हें स्टार्टिंग से प्रोसीजर बताती हूँ। देखो होता क्या है, हमारे पास है ना पहले होता है इनोक्यूलम, जिसको हम स्टार्टर भी बोलते हैं। इनोक्यूलम और स्टार्टर को हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जामन, जामुन, जामुन, जामुन नहीं जामन, ठीक है। जामन एक ऐसा व्हाइट कलर का पार्ट होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम दूध में डालते हैं और उस पार्ट में ना बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं और वो फिर आगे जाके उस मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। सो इनोक्यूलम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसको हम किस में डाल देते हैं? मिल्क में, मिल्क में डालते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जाके प्रोड्यूस करते हैं, दीज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, जो कैसीन प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है, ठीक है। सो इट partially digest मिल्क प्रोटीन, और मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है बच्चों? कैसीन, ठीक है। उसका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, यानी कि कर्ड में पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको क्या होता है, कर्ड वगैरह वो डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि वो उसमें वैसे ही तुम्हारा जो मिल्क प्रोटीन है वो पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है, ठीक है। तो अब ये जो कर्ड बन रहा है इसका फायदा क्या क्या है? इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये जो कर्ड है ये हमारी इंक्रीज करता है इम्यूनिटी, इसके साथ साथ ये बॉडी में इंक्रीज करता है विटामिन B12। विटामिन B12 का लेवल इंक्रीज करता है एंड विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरबीसी मैच्योरेशन,
ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये कर्ड का फायदा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 in our stomach too. लैब plays very beneficial role in checking disease causing microbes, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डो। जैसे हम इडली बनाते हैं या फिर डोसा बनाते हैं, तो तुमने देखा है कि बैटर को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है और कुछ टाइम के बाद उसमें बबल्स वगैरह बनते हैं, ऐसे पोर्स क्रिएट होते हैं। दैट पोर्स इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ CO2। अब वहाँ पे CO2 कैसे आया, वहाँ पे फर्मेंटेशन हुआ है और वो फर्मेंटेशन किया है बैक्टीरिया ने, ठीक है। फर्मेंटेशन से बहुत सारा सरप्लस अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज्ड दैट इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द डो इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर तुमसे कोई बोले डोसा और इडली, इन दोनों का फर्मेंटेशन कौन करता है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया करता है। The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. The dough used for making bread. अगर ब्रेड बनानी है तो उसके लिए कौन यूज होता है, यीस्ट। इसलिए तुम्हें पता है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। जैसे तुम्हारे सामने ये क्या है, पीटीज जैसा लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, हमने किसको यूज किया है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, SIAE, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, बेकर्स यीस्ट। क्यों है बेकर्स यीस्ट, क्योंकि ब्रेड वगैरह बनाने में काम आता है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। हाँ दिख रहा है, एक सेकेंड लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकर्स यीस्ट बोलते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग। ध्यान रखना, इडली डोसा बैक्टीरिया, और अगर ब्रेड आया तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी विच इज अ यीस्ट, ठीक है, यानी कि फंगस है, मेंबर फंगस का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं चीज की। तो तुमने टॉम एंड जेरी देखा होगा, है ना, जो जेरी था उसको ये वाली चीज पसंद थी जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। तो ये जो चीज है बच्चों, इसको बोलते हैं स्विस चीज। और स्विस चीज बनाने के लिए एक बैक्टीरिया चाहिए होता है विच इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनाई, ठीक है। सो दिस चीज इज स्विस चीज, और इसे कौन बनाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनाई, यानी कि बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनती है। दूसरी जो चीज है जिसका नाम एनसीईआरटी में दिखा हुआ है वो ये है, देखने में लग रहा है तुम्हें कोई सड़ी हुई चीज रखी है, बट ये चीज है और उसको बोलते हैं रॉकफोर्ड चीज, ठीक है। दिस इज रॉकफोर्ड चीज, और इसे बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज होता है दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है, यानी कि किसका मेंबर है, फंगस का, मेंबर ऑफ फंगस। बात समझ में आई। तो हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कर्ड बनाने का प्रोसेस देखा, उसके बाद इडली डोसा देखा, ब्रेड देखी और चीज देखी, स्विस चीज एंड द रॉकफोर्ड चीज, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या इसका फायदा होता है। तो देखो इंडस्ट्रीज में हम बेवरेजेस बना सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह बना सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या डिटर्जेंट्स के, जो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो कटोरे में तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि फर्मेंटेशन लार्ज स्केल पे कराना है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं जिनको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स, जहाँ पे लार्ज स्केल पे फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की। तो यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ध्यान देना इस ऑर्गेनिज्म पे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे अभी तुमने पीछे भी पढ़ा था जहाँ पर इसको बेकर्स यीस्ट बोलते थे। इसी ऑर्गेनिज्म का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूअर्स यीस्ट। क्यों है, बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, बेवरेजेस वगैरह की प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रूअर्स यीस्ट है, इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, रम, ये सब चीजें हैं। देखो
तो मैं ना बायोलॉजी को कनेक्ट करो, 11th 12th चैप्टर को भी कनेक्ट करना है तुम्हें। तुमने पढ़ा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो कहने की बात है, बेसिकली वो सबको कवर कर रहा था, इंक्लूडिंग योर यीस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन, सबके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी कि 13% से ज़्यादा अगर इथेनॉल बन जाए यीस्ट के अंदर तो वो पॉइजन की तरह काम करता है। अगर तुम्हें कोई अल्कोहल ऐसे चाहिए जो हाईली कंसंट्रेटेड है, सो यू कैन नॉट यूज योर यीस्ट नेचुरली, उसके लिए तुम्हें कुछ और चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेटर्स, ठीक है। तो डिस्टिलेटर्स का यूज़ जिन अल्कोहल्स को बनाने के लिए किया जाता है उनको बोलते हैं डिस्टिल्ड वंस, एंड दूसरे वाले जो होते हैं वो नॉन डिस्टिल्ड वंस। तो डिस्टिल्ड वाली में ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल की कंसेंट्रेशन हाई होगी, और जो नॉन डिस्टिल्स है उसमें एथेनॉल की कंसेंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा कौन सी डिस्टिल्ड है कौन सी नॉन डिस्टिल्ड है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं बात करूँ डिस्टिल्ड, तो डिस्टिल्ड में 3 नाम है, याद कर लेना, विस्की, ब्रांडी एंड रम। विस्की, ब्रांडी, रम आर डिस्टिल्ड एल्कोहल्स। इसका मतलब इनके अंदर इथेनॉल की कंसेंट्रेशन 13% से ज्यादा है। बाकी नॉन डिस्टिल्ड में क्या आता है, तुम्हारी बियर, वाइन एंड बियर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो तुमने पढ़ा है बचपन से ही, जीके की बुक में पढ़ते आते थे कि जो हमारा वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी विच वॉज पेनिसिलिन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक की बाय हिम वॉज एन एक्सीडेंटल मैटर, ठीक है। जैसे हम लोग लैब्स में जब काम करते हैं ना, तो हमारे पास छोटी छोटी कल्चर प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, तो उन कल्चर प्लेट्स को धोना भी पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे अपना जो वॉश बेसिन होता है उसमें वो डाल दी थी प्लेट्स। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा, यहाँ पे ये ओरिजिनल प्लेट्स का फोटो है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत सर्च करके मिलता है। ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है ना बच्चों, दिस व्हाइट पोर्शन इज योर पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक फंगस है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम 2 टाइप की चीजें देख पा रहे हो, क्या क्या, एक तो ये वाला रीजन, जहां पे कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इनहिबिशन। और ये वाला एरिया जहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, दिस इज रीजन ऑफ ग्रोथ। बेसिकली यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस। तो ऐसा क्या हुआ कि पेनिसिलियम के आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम कुछ रिलीज कर रहा है, एक केमिकल रिलीज कर रहा है ऐसे। क्या है इस केमिकल का नाम, पेनिसिलिन, ठीक है। बेसिकली एंटीबायोटिक मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ, ठीक है। तो पेनिसिलिन इज एक्टिंग अगेंस्ट द लाइफ, किसकी लाइफ के अगेंस्ट, हमारे बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैं लिख देती हूँ साइंटिस्ट का नाम भी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेनिसिलिन तो खोज लिया, लेकिन क्या ये एक एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है, उसका फुल पोटेंशियल ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो हमारे 2 साइंटिस्ट आए थे, फ्लोरे एंड चेन, उन्होंने बताया था कि ये एंटीबायोटिक की तरह यूज हो सकता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने का भी उन्होंने काम किया था पेनिसिलिन की हेल्प से, ठीक है। तो इनका भी नाम लिख लो, फ्लोरे एंड चेन। क्या किया था, पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन टू बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक, ठीक है। इसके बाद तुम्हें याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे
चेन, तीनों ही साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया था मेडिसिन में 1945 में, नोबेल प्राइज दिया था। किस ईयर में? 1945। ठीक है, मेडिसिन के लिए। समझ में आया ये डिस्कवरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स है जो हम यूज करते हैं जो कि एक्चुअली में हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट बन रही है इसे तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एस्परगिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, इससे मिलता है सिट्रिक एसिड। एस्परगिलस नाइगर किस फंगस की क्लास का मेंबर है? इट इज एस्कोमाइसिटीज, एस्को, है ना। तो यहाँ से क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। देन एसिटोबैक्टर एसिटाई, बहुत सिंपल है नाम, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी बैक्टीरिया है, ब्यूटाइलिक एसिड, ये और ये मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड देता है, एंड सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस इथेनॉल देता है। ये तो तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब में तो ये देखो एसिटाई कॉमन आ गया, ब्यूट वर्ड कॉमन आ गया, लैक्टोवर्ड कॉमन आ गया, और ये तो बचपन से याद है। ठीक है, तो केमिकल्स तुम याद कर लोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एंजाइम्स। देखो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो भी ऑयल, ग्रीस, डर्ट्स का स्टेन लगा होता है क्लॉथ्स में, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम होती है लाइपेज, और लाइपेज का काम क्या होता है? लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज होता है, डिटर्जेंट्स में, ताकि हमारा जो ग्रीस का स्टेन है, ऑयल का स्टेन है, वो रिमूव हो जाए। इसके अलावा एक होता है केन्ड फ्रूट जूसेस आते हैं ना बाजार में, बहुत सारे आते हैं, ट्रॉपिकाना, बहुत सारे है ना, पेपर बोट करके। तो यहाँ पे क्या होता है, इन जूसेस में फाइबर्स नहीं होते, एकदम स्मूदी की तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होती है विच इज योर पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, और ये दोनों एंजाइम्स क्या करती है? ब्रेक कर देती है सेल वॉल को। ठीक है, तो कुछ फाइबर जैसा कुछ भी वहाँ पे बचता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनको इनटेक करना इंपॉर्टेंट होता है फॉर डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उनका फंक्शन और उनका कॉजेटिव एजेंट, कहाँ से वो मिल रहे हैं, सोर्स, वो याद करना है। और यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलता है? या तो मैचिंग करवाते हैं, या फिर ऐसा होगा एक टेबल बनी होगी उसमें किसी एक को गायब कर देंगे, तो तुम्हें बताना होगा कि वहाँ पे कौन आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें याद करनी है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें याद करना बताती हूँ। तुमने 11th क्लास में ग्लाइकोलाइसिस में हेक्सोकाइनेज पढ़ा है, तुमने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में काइनेज एंजाइम पढ़ी है। काइनेज एंजाइम क्या होती थी? जो किसी फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर कराती थी। सो काइनेज वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब किसी चीज़ का ट्रांसफर हो रहा है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर, यानी कि क्लॉट का ट्रांसफर कराती है, क्लॉट रिमूव करा देती है, क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये मिलती किससे? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो स्ट्रेप्टो वर्ड से मैच कर गया। नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट है। ये उन ऑर्गेनिजम्स को दिया जाता है जिनका ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है तो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, उनको दे दिया जाता है। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर स्टैटिक जो किसी चीज को रोक रहा है, तो ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रोकता है, घटाता है। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है? मोनास्कस परफ्यूरियस। ठीक है, तो इस टेबल को देख लो, अच्छे से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिमूवर, और उसके अलावा मोनास्कस परफ्यूरियस। ठीक है, आया समझ में? सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें एरेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का यूज़ करना होता है। एरेशन टैंक में हम हवा देते हैं ताकि जो वो है एरोबिक बैक्टीरियाज है वो उसको यूज़ कर सके। तो ये फ्लॉक्स का भी यूज़ होता है। फ्लॉक्स क्या होता है? फंगस हाइफी विद ट्रैप्ड एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ बीओडी कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सेटलिंग टैंक में क्या होता है? इफ्लुएंट को तो बाहर भेज देते हैं पानी, और कोई ट्रीटमेंट वगैरह होगा, वाटर बॉडीज में डालना है तो डाल दो। बाकी जो हमारे फ्लॉक्स बचते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर इन फ्लॉक्स का आगे भेजा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पे उनका ब्रेक डाउन होता है, एंड फाइनली बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसको यहाँ से पढ़ लो एक बार, क्या लिखा हुआ है वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड योर सेडिमेंटेशन।
सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में डाला जाता है। ये सारी चीज़ ये हमें पता है, कोई नई बात नहीं है। फिर बीओडी, हाँ, once the BOD of sewage or waste water is reduced, the effluent is then passed into a settling tank where वही अभी हमने जो भी लिखा है ना डायग्राम में बनाया वही सारी बातें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो गोबर गैस और बायोगैस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बायोगैस ऐसी गोबर गैस होती है जिसमें मेन कंपोनेंट प्रेडोमिनेंट वन इज द मीथेन गैस, ठीक है। So biogas is a mixture of gases produced by microbial activity that could be used as a fuel. अब यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं मीथेनोकॉकस, मीथेनोबैक्टीरियम्स, क्योंकि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं। उसका एक एग्जांपल है मीथेनोकॉकस, ठीक है, जो कि हमारे जो कैटल्स वगैरह हैं उनके गट में देखने को मिलता है। तो एक बार तुम्हें पहले इस डायग्राम को सब समझना पड़ेगा, लेबलिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ज़मीन के लेवल से 15 फीट नीचे कुछ गड्ढा बनाते हैं, और ये जो गड्ढा है ना इसकी लाइनिंग कंक्रीट की बनी होती है, याद रखना, कंक्रीट लाइनिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कहा जाता है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में हमारा सारा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट होता है। इसके अलावा हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस, ठीक है। और याद रखना ये सब एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक, ठीक। गैस कैसे बनेगी डिपेंड करता है तुम कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहे हो और तुम्हारा सबस्ट्रेट क्या है, उस हिसाब से गैस बनेगी। अब यहाँ क्या होगा, मिथेनोजन मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे तो मीथेन गैस ऊपर जाएगी। ऊपर जाने से ये जो गैस होल्डर है ये थोड़ा सा फ्लोट करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि गैस बन चुकी है। तो यहाँ से ये जो गैस है CH4, CO2 और बाकी कंपोजिशन वाली, इनको भेज दिया जाता है गैस सप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है हमारा स्लज। देखो होता क्या है, तुम बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे, तुमने काऊ डंग प्लस पानी का घोल बनाया है जिसको हम बोलते हैं स्लरी, ठीक है। यहाँ डाला और ये घोल यहाँ आ गया, यानी कि तुम्हारा सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है। फिर बैक्टीरियाज डाले, गैस बनी। अब यहाँ पे गैस बनने के बाद जो बच जाएगा वो यहाँ स्टोर कर दिया जाता है और इसे हम बोलते हैं स्लज, एंड स्लज इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। आया समझ में क्या किया हमने, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू, दोनों डेफिनेशन, दोनों फुल फॉर्म तुम्हें याद रखनी है, एक तो IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरी KVIC विच इज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। ये दोनों तुम्हें याद रखनी है। ये भी है कि कंक्रीट टैंक होता है जिसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं, फ्लोटिंग कवर, ये सारी चीजें हमने पीछे बता दी, ठीक है। फिर बात करते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखो हम जो भी खेती बाड़ी में, खेती वगैरह में हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इन सबका यूज़ करते हैं, उनका दिक्कत क्या आती है उनके साथ कि वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। कोई अगर फायदेमंद इंसेक्ट भी होगा, पेस्ट भी होगा, कुछ भी होगा, तो उसको भी खतरा हो जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मैथड हो जो टारगेटेड पेस्ट पर ही काम करे, तो दैट इज द रोल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स का। यहाँ पे टारगेट पेस्ट के ऊपर ही वर्क किया जाता है, तो जो हमारे फायदेमंद इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रह जाते हैं। बेसिकली अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाए, कनेक्ट कर दूं मैं यहाँ पे इकोलॉजी को, तो इकोलॉजिकल कौन सा इंट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म होता है, विच इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है बट यहाँ पे तुम फिर लिख लो, इट इज योर प्रीडेशन, प्रीडेशन, ठीक है, प्रीडेशन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो वही है, बायो कंट्रोल मीन्स यूज ऑफ मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेज एंड पेस्ट, द केमिकल्स यूजेस एज पेस्टिसाइड्स, ये सब हार्मफुल होते थे। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट ऑन नेचुरल प्रेडेशंस, प्रेडिक्शन नहीं है, प्रीडेशन है, नेचुरल प्रेडेशन रेदर देन केमिकल्स, ठीक है। इसी को ही यही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसकी याद रखना फुल फॉर्म IPM, ये गिवन है NCERT में, इट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एजेंट्स हैं, ये उनके कुछ टारगेट हैं, ये टेबल तुम्हें याद करनी है, NCERT में पैराग्राफ के फॉर्म में, बट ये याद करो। देखो लेडी बर्ड बीटल
एफिड्स को मारने में काम आती है। ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटो, बैसिलस थ्रिंजिएंसिस जो बायोटेक्नोलॉजी में भी हमने पढ़ा है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज ये रूट बॉर्न पैथोजेंस को चेक करती है यानी कि उनको इनहिबिट करने का काम करती है। और एक ये है बैक्यूलोवायरस जो कि न्यूक्लियो पॉलीहीड्रल वायरस की कैटेगरी में आता है। इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। क्या क्या? नैरो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब ब्रॉड लेवल पे काम नहीं करता, कुछ स्पीशीज के अगेंस्ट ही काम करता है। इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स को मारता है लेकिन इंसेक्ट स्पेसिफिक है। 3 चीजें याद रखनी है। क्या? नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ब्रॉड रेंज नहीं होता, इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है और इंसेक्टिसाइडल होता है। कौन? बैक्यूलोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहीड्रोवायरस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बूस्ट अप करें। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, बेसिकली ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं जो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इनहैंस करें। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स इंक्लूड्स, क्या क्या है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकते हैं? दीज आर बैक्टीरिया, दीज आर फंगस, दीज आर साइनोबैक्टीरिया। तीनों याद रखना है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ और यहाँ डाउट आ रहा होगा, है ना? तो ये तुम्हें प्लांट किंगडम से जोड़ना है, 11th क्लास। फंगस माइकोराइजल एसोसिएशन पाइनस प्लांट्स के साथ, एंड साइनोबैक्टीरिया कोरेलॉइड रूट साइकस प्लांट्स, है ना? तो उनकी बात चल रही है। बैक्टीरिया तो तुम्हें नॉर्मली पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। राइजोबियम सिम्बायोटिक है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है इसका प्लांट्स के साथ। किन प्लांट्स के साथ अफेक्ट करता है ये? लेग्यू मिनस प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद एजोटेबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम, ये फ्री लिविंग है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कौन सा फ्री लिविंग है और कौन सा सिम्बायोटिक है, तो यू मस्ट नो द आंसर। अगर राइजोबियम आ जाए तो इट इज सिम्बायोटिक विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, और अगर एजोटेबैक्टर एजोस्पाइरलम आ जाए तो ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये है ये वाली चीज। इसके बाद आगे खत्म, ऐसे कैसे खत्म? तो मैं ही लिख देती हूँ। कुछ साइनोबैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरिया जो कि पैडी फील्ड्स में यूज होते हैं। पैडी फील्ड्स, ठीक है। इनके नाम है, इनके नाम याद कर लेना। कौन कौन? एनाबीना, एनाबीना टोप शोप मारिया करो, है ना? एनाबीना अलग है। एनाबीना, नोस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, ये तीनों साइनोबैक्टीरियाज हैं विच कैन बी यूज्ड इन द पैडी फील्ड्स टू एनहांस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द सॉइल। समझ में आया? तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी किसकी? माइक्रोब्स की, अलग अलग जगहों पर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। एक मुझे याद आई, एक कहीं पे आता है, एक वो आती है टोडी ड्रिंक, है ना? हाउस होल्ड वाले में आती है, मैं वहीं पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड। इसके बाद लिख देते हैं, हाँ, टोडी ड्रिंक, ठीक है। तो टोडी ड्रिंक पहली बात तो साउथ में पी जाती है, एंड ये फर्मेंटेशन से बनती है ऑफ सैप ऑफ पाम ट्री, ठीक है। सैप ऑफ पाम ट्री के फर्मेंटेशन से बनती है टोडी ड्रिंक, एंड इट इज यूज्ड इन द साउथ इंडिया, ठीक है। तो बस यही था, इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। उम्मीद है कि तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा और पता भी चला होगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना वो एसटीपी में आती है। सो आई हैव मेड इट वेरी सिंपल फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो ये चैप्टर को कर लो अच्छे से, बस याद करना है तुम्हें कौन सी चीज़ क्या किससे मिलती है वगैरह वगैरह, जो हमारा चैप्टर हो जाएगा। और नीट में 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आने हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट चैप्टर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।